अगर आप इस गाड़ी को नया खरीदने का प्लान कर रहे हैं या फिर इस गाड़ी को सेकंड हैंड खरीदने का प्लान कर रहे हैं या फिर इस गाड़ी को बेचने का प्लान कर रहे हैं या फिर इस गाड़ी की सर्विस कॉस्ट जानना चाहते हैं तो सब कुछ आपको जानने को मिलेगा आज की वीडियो में। हाय, वेलकम टू द बोरिंग रिव्यू। आज है हमारे पास होंडा अमेज का सेकंड जनरेशन। जी हाँ, ये गाड़ी लगभग 1.5 साल पुरानी है और 35,000 किलोमीटर चल चुकी है। ये गाड़ी अभी भी मार्केट में अवेलेबल है। शोरूम में आपको किसी में ये मिल जाएगी। इसका जो बेस मॉडल है लगभग एक्स शोरूम 6 लाख रुपए का आपको ये पड़ेगा। सब कुछ जानेंगे इस गाड़ी के बारे में, क्या है इस गाड़ी की खास बातें, क्या है इस गाड़ी के नेगेटिव, सीएनजी में कैसी है, ऑटोमेटिक में कैसी है, सब कुछ जानने वाले हो आप आज की वीडियो में। तो अपनी सीट बेल्ट लगा लो और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस गाड़ी की मंथली लगभग 3 से 4 हज़ार यूनिट अभी भी सेल होती हैं। ये गाड़ी ऑटोमेटिक में जिस प्राइस रेंज में ये आती है उसमें सबसे बेस्ट आपको ऑटोमेटिक मिलता है। इसके अंदर आता है सीवीटी, जो कि सिटी के लिए सबसे परफेक्ट है। उसी सीवीटी के साथ साथ ये गाड़ी रेट्रोफिटेड सीएनजी के साथ भी कंपैटिबल है। होंडा खुद इसमें सीएनजी लगा के देता है, तो ये सीएनजी के अंदर आने वाली गाड़ी ऐसी है ऑटोमेटिक, जो कि ऐसा कॉम्बिनेशन किसी और कंपनी के पास नहीं है जो कंपनी से आपको सीएनजी फिट लगवा के दे। अब ये गाड़ी किन लोगों के लिए है वो हम सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। सब कुछ हम खर्चा पता करने वाले हैं। तो सबसे पहले गाड़ी के फ्रंट से स्टार्ट करते हैं, फिर गाड़ी का लेफ़्ट, राइट, बैक साइड, अंदर, गाड़ी का इंजन, गाड़ी का सर्विस कॉस्ट, चलाने में कैसी है और एंड में ये गाड़ी किन लोगों के लिए है, वो सब कुछ हम एक एक पॉइंट करके जानते हैं। फटाफट से गाड़ी के फ्रंट की लुक पे आते हैं और गाड़ी को हम समझते हैं। ठीक है, ये है गाड़ी का फ्रंट लुक। और यहाँ पर ये गाड़ी का जो सेकंड जनरेशन में ये जो आई थी उसके बाद इसका ये सेकंड फेसलिफ्ट आया था। ये वो मॉडल है जो 2021 में आया था। इस मॉडल के अंदर यहाँ पर आपको जो ग्रिल है ये थोड़ी सी छोटी करके और यहाँ पर 2 लाइन अलग से दे रखी हैं। पहले वाले मॉडल के अंदर पूरी ग्रिल एक ही साथ थी। अब अगर हम सामने की तरफ से बात करें तो यहाँ पर ये टॉप मॉडल गाड़ी है जिसको मैंने 1.5 साल पहले ख़रीदा था और ये 9.5 लाख रुपए की मुझे पड़ी थी। ये गाड़ी कुछ 2.5 लाख रुपये से 3 लाख रुपए तक का मैंने इसके ऊपर डिस्काउंट भी लिया था। ये क्रोम है, यहाँ पर भी छोटी से क्रोम है, ये भी क्रोम है और ये अंदर प्लास्टिक है। और सीधा लेफ़्ट साइड से पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हैं आपके एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, जिनका थ्रो वाकई में बहुत कमाल का है। नीचे की तरफ आपको डीआरएल मिलेंगे, यहाँ पर आपको इंडिकेटर मिलेगा जो आपका बल्ब है और उसके बाद नीचे इसमें जो फॉग लैंप है वो एलईडी बेस्ड फॉग लैंप हैं, एलईडी रिफ्लेक्टर। यहाँ पर आपको क्रोम मिलेगा, यहाँ पर आपको वेंट मिलेगा। ये प्लास्टिक के हैं, यहाँ पर कोई भी जो अलग से शाइनी मटेरियल होता है वो सब कुछ भी नहीं है, नॉर्मल आपका प्लास्टिक है। यहाँ पर आपका टोइंग हुक लगेगा, ये टोइंग हुक लगने की जगह है। नीचे जो प्लास्टिक है ये आपके कंडेंसर में आगे हवा जाने के लिए यहाँ पर आपको 2 पतली पतली हल्की सी ये प्लास्टिक मिल जाएंगी। यहाँ से हवा जा सकती है, यहाँ पर एक पॉइंट ब्लॉक है और यहाँ दोनों से हवा जाएगी और नीचे से हवा जा सकती है। यहाँ पर ये ब्लॉक कर रखा है। ये थोड़ा सा कई बार क्या होता है जब मैं इसको पानी से धोता हूँ तो ये प्लास्टिक नीचे की तरफ निकल जाता है, लेकिन फिर दोबारा ये अटक के लग जाता है, तो इसकी कोई दिक्कत है नहीं। लाइट आपने देख ली, हेडलैम्प्स आपने नीचे ये भी देख लिए। अब हम लेफ़्ट साइड की अगर बात करें तो सेम सेटअप आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको वेंट नहीं मिलेंगे, उधर की तरफ आपको वेंट मिलते हैं फॉग लैंप में। जो लाइट है सेम इधर की तरफ है, ऊपर क्रोम एलिमेंट है, यहाँ पर ये प्लास्टिक का पार्ट है जो हाफ पार्ट है, उसके बाद मेटल का पार्ट है। लेफ़्ट साइड में इसके अलावा और कुछ है नहीं, ये मेटल। और उसके बाद हम सीधा पहुंचते हैं इसमें वाइपर पे। तो वाइपर जो है यहाँ पर आपके नॉर्मल वाइपर हैं इस गाड़ी के अंदर, एरोटिन वाइपर्स नहीं है। इस गाड़ी के अंदर ऑटो हेडलैम्प है तो उसका सेंसर शीशे के अंदर यहाँ पे लगा हुआ है। ऊपर ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग नहीं है, तो आगे कुछ भी ऐसा है नहीं। ठीक है, अब हम गाड़ी का हमने आगे से फ्रंट लुक हमने पूरा देख लिया। अब हम गाड़ी के लेफ़्ट साइड में चलेंगे और आपको गाड़ी के लेफ़्ट साइड में दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ से लेफ़्ट साइड में सबसे पहले आते हैं इसके टायर। टायर जो हैं इसके अंदर 15 इंच ये अलॉय हैं आपके सामने, जिनका प्रोफाइल है 175, 165, R15। और अलॉय का डिज़ाइन आपकी होंडा सिटी का डिज़ाइन वाले जो अलॉय हैं सेम वही हैं। इस जनरेशन के अंदर अलॉय का डिज़ाइन चेंज किया गया था। टायर की प्रोफाइल, टायर गाड़ी के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट हैं और जो ये जो स्पेसिंग है ये भी काफ़ी इवन लगती है। अगर आप इसका बेस मॉडल लेंगे तो वहाँ पर आपको 14 इंची टायर मिलेंगे, जिसके अंदर फिर आपको टायर गाड़ी के अंदर छोटे दिखते हैं। तो अगर आपने बेस मॉडल गाड़ी ली है तो आप 15 इंच के टायर इसमें लगवा सकते हैं, 15 इंच का रिम लगवा के, तब आपको गाड़ी थोड़ी सी भरी भरी दिखेगी। ये बात उन लोगों को पता चल रही होगी जिनके पास बेस मॉडल गाड़ी है, जिनकी गाड़ी में 14 इंची के टायर लगे हुए हैं। मैं क्या बात आपको बता रहा हूँ। ठीक है, टायर के बाद
अगला जो पॉइंट है वो है आते हैं यहाँ पर मड फ्लैप आपको कंपनी से लगे हुए मिलेंगे। यहाँ पर ये पहला पार्ट प्लास्टिक का है, अगला पार्ट मेटल का है, और यहाँ पर प्लास्टिक और मेटल मिक्स है, मतलब पूरा प्लास्टिक से ढका हुआ नहीं है ये, और अलग से कोई और सॉफ्ट कुशन वाली फिल्म भी नहीं लगा रखी, इसकी वजह से कोई साउंड अंदर जाए या रुके, ऐसा कुछ भी नहीं है। शॉकर सस्पेंशन आप देख पा रहे होगे, अंदर आपको ये रोजर रैप दिख रहा है क्योंकि मैंने इसके अंदर लगा रखा है इस गाड़ी की थोड़ी ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाने के लिए। सिस्टम तो था बस सीएनजी के लिए, क्योंकि मेरी गाड़ी में सीएनजी लगी है तो मुझे पीछे वाले में लगवाना था, लेकिन मैंने चारों टायरों के अंदर लगवा दिया, तो गाड़ी का कंफर्ट पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ये अच्छी चीज़ है, अगर आपकी गाड़ी में सीएनजी लगी है तो आप इसको लगवा सकते हैं। यहाँ पर प्लास्टिक का फेंडर है, ये प्लास्टिक, ये बोनट, साइड में फेंडर प्लास्टिक। जो गैप्स हैं, आप प्लीज़ गैप की शिकायत मत करना कि अनइवन गैप्स हैं, थोड़ा सा ये है कि 10 लाख रुपये 6 लाख रुपये वाले बजट की गाड़ियाँ हैं, तो इसके अंदर ये सब चीज़ें तो आपको देखने को मिलेंगी, ये कोई शिकायत का इशू है नहीं। ठीक है, लेफ़्ट साइड के बाद अब हम सीधा चलते हैं इसके डोर पर। डोर से पहले हम आते हैं इसके साइड मिरर पर। साइड मिरर नॉर्मल है, गेट पर नीचे अटैच नहीं है, ऊपर ही अटैच है, और इसी के ऊपर आपको यहाँ पर एलईडी टर्न इंडिकेटर मिल जाएंगे, आपको फेंडर के ऊपर नहीं मिलेंगे, वो आपको यहीं पर मिलेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे जॉइंट यहाँ पर हैं, और यहाँ पर हल्की सी प्रोटेक्शन दे रखी है मिरर को बचाने के लिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। ठीक है, अब हम गेट खोलते हैं। गेट खोलने के बाद ऊपर की तरफ कोई भी रबड़ की कुशन इसमें डोर पर नहीं है, इसमें अंदर बॉडी पर आपको दे रखी है यहाँ पर। तो ये रबड़ की कुशन यहाँ पर दिया है, बॉडी पर नहीं दिया है, ये चीज़ आप देख लेना। साइड में उसके बाद ये पूरा प्लास्टिक है, यहाँ पर डुअल टोन में एक प्लास्टिक है, फिर एक और टोन में प्लास्टिक है, फिर नीचे सॉफ्ट टच है, फिर यहाँ पर ये प्लास्टिक है, यहाँ पर ये आप स्पेस थोड़ा सा पकड़ के गेट खोलने के लिए, चारों पावर विंडो, ऑटोमेटिक पहला, शीशे कंट्रोल के लिए, गाड़ी लॉक अनलॉक, मिरर कंट्रोल, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। डोर के ऊपर आपको एक बॉटल आप रख सकते हो आराम से, इतना ही स्पेस आपको मिलेगा, और थोड़ा बहुत रखने के लिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहीं पर म्यूज़िक सिस्टम है आपका, और साइड में आप देखो तो इसको, इस वाले पार्ट को थोड़ा सा प्लास्टिक से कवर कर रखा है ताकि थोड़ी सी साउंड यहाँ से कम आए गेट के अंदर से। ये चीज़ आप देख लीजिए, कोई भी अभी रस्टिंग के निशान है नहीं इतने, गाड़ी जैसे 1.5 साल पुरानी हो गई है। ठीक है, गेट आपने देख लिया। गेट के बाद हम पीछे वाले गेट को आपको मैं दिखा देता हूँ। सेम चीज़ पीछे वाले गेट के साथ भी है, आपको 2 स्क्रू दिखेंगे यहाँ पर। ऊपर कोई भी रबर पार्ट नहीं है, रबर ऊपर लगा रखी है इंसुलेशन के लिए, तो जब पानी आता है तो वो यहाँ से आके नीचे गिर जाएगा। फिर आपके इस गाड़ी में ये वाला हिस्सा थोड़ा गंदा होता है, मिट्टी आती है। अलग से ये टॉप मॉडल है तो यहाँ पर ये कवरिंग दे रखी है, ये प्लास्टिक की, चारों गेट के ऊपर आपको देखेंगे तो ये कवरिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है, टायर प्रेशर आपको यहाँ पर दे रखा है, इस गाड़ी के अंदर टायर साइज़ भी लिख रखा है, और 32 का प्रेशर चारों टायरों के अंदर इसमें होना चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं गाड़ी के रनिंग बोर्ड पर। रनिंग बोर्ड है, आप इसको देख लीजिए। ग्राउंड क्लियरेंस मैं आपको बता देता हूँ, इस गाड़ी के अंदर 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, सॉरी 172 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि मेरे हिसाब से ओके है। आप इसको मोर देन सफिशिएंट तो नहीं कहेंगे, लेकिन आप सिटी पर्पज़ के लिए इसको कहेंगे कि ठीक है, कोई भी दिक्कत है नहीं। गाड़ी में इतनी ग्राउंड क्लियरेंस किसी भी NCR के लिए परफेक्ट है, कोई दिक्कत आती नहीं है। अगले टायरों में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं पीछे की तरफ। पीछे के टायर में भी आपको सेम चीज़, पूरी जो मेटल है आपको पूरा मेटल मिलेगा इधर, अलग से कोई भी प्लास्टिक की कवरिंग है नहीं। प्लास्टिक का बस नीचे आपको थोड़ा सा मिलेगा, और पीछे मिट्टी ना जाए उसके लिए आपको ये कवर मिल जाएंगे साइड में। ये अच्छी चीज़ है, ये गाड़ियों में होने चाहिए। अच्छा, नीचे से यहाँ पर आपको साइलेंसर दिखेगा, लेकिन जो बेस मॉडल है उसके अंदर आपको ये वाली कवरिंग नहीं मिलती है प्लास्टिक की, तो ये आप अलग से लगवा सकते हैं। पीछे ड्रम ब्रेक है। पीछे से अब हम गाड़ी को मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ ओवरऑल लुक। गाड़ी का पीछे से लुक है ये गाड़ी का साइड से लुक था। ठीक है, अब हम गाड़ी के पीछे चलते हैं। पीछे की तरफ आप देखेंगे ये इसकी जो बैक लाइट है, इसमें कनेक्टिंग टेल लाइट बिल्कुल भी नहीं आती हैं। ये आपका शो पीस है, बस ये आपका दिखाने के लिए है पूरा। तो ये आपका LED है, यहाँ पर ऊपर LED है, नीचे बल्ब हैं इंडिकेटर के लिए, ये आपके बल्ब हैं
बैकलाइट रिवर्स गियर के लिए। साइड में पूरा ये यहाँ तक ये आपकी बॉडी को कवर करेगा। पीछे का ग्लास IB टेक की बैजिंग यहाँ पर है, होंडा का लोगो सेंटर में, हमें इसकी बैजिंग यहाँ पर। पीछे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये लाइट मिलेगी जब आप ब्रेक दबाएंगे तो वो, और डिफॉगर आपको इस पूरी गाड़ी में पीछे मिल जाएगा पीछे के शीशे पर। ऊपर शार्क फिन एंटीना भी आपको मिल जाएगा। अब इस गाड़ी में पीछे की तरफ जो सेंसर हैं वो 1 2 3 4 आपको सेंसर मिलेंगे। तो 4 सेंसर मेरे हिसाब से ज़रूरी हैं, और जो कोने वाले सेंसर हैं वो यहाँ पर होना इनका बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये जब यहाँ पे होते हैं तो ये साइड का भी पूरा अच्छे से कैप्चर कर पाते हैं कि भाई पिछला ऑब्जेक्ट कितनी दूरी है आपकी गाड़ी से। ठीक है, पीछे आते हैं और यहाँ पर आपको मिलेगा एक कैमरा। इस गाड़ी के अंदर एक ही रिवर्स कैमरा है, इससे ज़्यादा कैमरा इसमें नहीं है, और छोटी गाड़ी है तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। 2 यहाँ पर अंदर इल्यूमिनेटिंग लाइट मिलेंगी जो रात में आपके नंबर प्लेट को इल्यूमिनेट करेंगी। ये बटन है, आप इसको होल्ड करेंगे तो आपकी डिग्गी खुल जाएगी। CNG इसमें कंपनी से मैंने लगवाई थी, ऑफ़र में मुझे 40,000 रुपये में CNG पड़ी थी। CNG लगने के बाद आप ये स्पेस देख सकते हैं, ये एक हैंड बैग है, और हैंड बैग को अगर मैं तिरछा करूं तो इतना ही सिलेंडर तक स्पेस आ रहा है। ये स्पेस मैं यूटिलाइज़ कर सकता हूं, और ये सारा स्पेस इसके अंदर बचा हुआ है। 12 लीटर का सिलेंडर है जिसके अंदर लगभग 7 से 8 लीटर गैस आती है, और गैस को मैंने अच्छे से कवर कर रखा है। इसको नीचे से भी कवर उठा के इसको मैंने कवर कर रखा है। यहाँ पर टायर नीचे है स्टेपनी, इसके अंदर सेम R14 का टायर आता है इसके अंदर, लेकिन वो अलॉय नहीं है, वो रिम वाला टायर है। प्रॉपर कुशनिंग यहाँ पे कर रखी है कपड़े से, क्वालिटी ठीक ठाक है। जिस हिसाब की जितने पैसे की गाड़ी है उसी हिसाब का मटेरियल इसमें लगा हुआ है, कोई अलग से कुछ ऐसा है नहीं। यहाँ पर रबड़ है, पीछे इसको ढका हुआ है, कवर है पूरा, ये भी हल्के मटेरियल से लेकिन ठीक है। ये लॉक 2 हुक आपको गाड़ी को रोकने के लिए जब आप नीचे से ज़ोर से डिग्गी को मारेंगे, और ये ठीक कर रखा है इन्होंने कि ये इसको टेप से कवर कर रखा है ताकि पानी आए तो पानी रुके ना, और अलग से होल भी ऐसे दिखे ना। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पर आपका पानी जो आपकी डिग्गी के अंदर पानी जाएगा यहाँ से लाइट की तरफ से कहीं से भी, तो वो यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, ये आपने देख लीजिए, ये लाइट का इसमें वायर यहाँ से आ रही है, जो टेल लाइट के अंदर यहाँ पर जो भी ब्रेक सेंसर जो भी होगा वो इसके अंदर होगा। अच्छा, यहाँ पर एक इसके अंदर ख़ास बात है कि अगर आपकी गाड़ी में जो चाबी है, अगर आपकी चाबी डिग्गी में रह जाती है तो अगर आप बूट को बंद करेंगे तो बंद नहीं होगा, ये खुल जाएगा। ये भी एक अच्छी चीज़ है इसके अंदर। चाबी की बात मैं आपको बाद में करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको चाबी दिखा देता हूँ एक बार। बिल्कुल बेसिक 3 बटन हैं, लॉक, अनलॉक और होल्ड करके बूट ओपन। इसके अलावा चाबी में और भी आपको कुछ खास मिलेगा नहीं, लेकिन चाबी काफ़ी अच्छी वेट के साथ और काफ़ी प्रीमियम फील होती है। कोई भी ऐसी चीप कार की चाबी आपको नहीं लगेगी, बहुत ही प्रीमियम ये चाबी है। वेट भी इसके अंदर काफ़ी अच्छा खासा है। ठीक है, बूट को हम बंद करते हैं। पीछे से गाड़ी को मैंने आपको दिखाया। अब एज़ ऑलवेज़ पीछे से आप गाड़ी को नीचे से देख लीजिए कि जब आप गाड़ी को दूर से नीचे से देखेंगे तो अलग से कुछ भी चीज़ आपको झूलती हुई लटकती हुई नहीं दिखेगी, जो कि आपको मारुति की गाड़ियों में कुछ में आपको दिखेगी। इसमें ऐसा कुछ भी आपको नहीं दिखेगा। मैंने साइलेंसर के ऊपर छोटा सा ये मफलर लगा रखा है, ये बस कवर है इसका और कुछ भी नहीं है इससे ज़्यादा। और आप शॉकर सस्पेंशन यहाँ से देख लीजिए, ये सेटअप है, ये पूरा सेटअप है नीचे से। ठीक है, अब गाड़ी के चलते हैं हम राइट साइड की तरफ। ये पेट्रोल टैंक प्लस CNG टैंक है। यहाँ पर मैंने CNG यहाँ पर भी लगवा रखी है कंपनी से, और मैंने आगे भी फिट करवा रखी है, तो मेरी गाड़ी में दोनों जगह से CNG भरी जा सकती है। और ये आपका पेट्रोल टैंक, यहाँ पर नॉर्मल, इसको बंद करते हैं और लेफ़्ट साइड में आते हैं। सेम सेटअप आपको लेफ़्ट साइड में मिलेगा। यहाँ पर कवरिंग आपको इधर से लेफ़्ट साइड में आपको मिल जाएगी, अलग से जो कर रखी है कंपनी ने इसको कवर करने के लिए। यहाँ पर आपको कवरिंग मिलेगी। ये बटन है आपके डोर को सेंसर, जिससे आपका डोर लॉक हुआ नहीं हुआ, लॉक हुआ उसको पता लगाने के लिए। होल्डर और पीछे बॉटल होल्डर, और ये सब कुछ आपके सामने है। गाड़ी को अभी मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ, उसके बाद हम गाड़ी में अंदर की तरफ चलेंगे। दूसरे गेट पर भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, पहले गेट पर भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है। चारों गेट के ऊपर आपको क्रोम मिल जाएगा। ये अंदर वाला क्रोम एक्सेसरी का पार्ट है ये वाला, तो ये क्रोम कंपनी से लग के आया है, ये मैंने बाहर कंपनी से लगवाया है, ये भी मैंने कंपनी से लगवाया है। तो इस गाड़ी के अंदर 2 एक्सेसरी लगी हैं, एक ये और एक ये जो बाहर की तरफ है। और अंदर क्या क्या लगवाया है मैंने होंडा से, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ।
तो गाड़ी का आपने ओवरऑल बाहर से पूरा लुक देख लिया है। अब हम गाड़ी का हुड ओपन करते हैं और इंजन की और सर्विस की बात करते हैं। तो अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन की, गियरबॉक्स की और सर्विस कॉस्ट की। तो देखो, इस गाड़ी के अंदर 4 सिलेंडर का आपको इंजन मिलेगा, पेट्रोल इंजन है। ये गाड़ी बस पेट्रोल में आती है, कोई सीएनजी नहीं, कोई डीजल नहीं है, कोई ईवी नहीं है, सिर्फ पेट्रोल ऑप्शन है। गियरबॉक्स के अंदर आपको सीवीटी मिलेगा या फिर आपको मैनुअल मिलेगा। दोनों ही गियरबॉक्स काफ़ी कमाल के हैं। अगर आप सिटी पर्पज़ के लिए गाड़ी को देख रहे हैं तो आप ऑटोमेटिक में सीवीटी लेना। अगर आप हाईवे के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए गाड़ी को देख रहे हैं जहाँ पर आपको मैनुअल पसंद है, तब आप इसमें आप मैनुअल गियर ले सकते हैं। अब बात करते हैं इस गाड़ी की सर्विस की। लगभग हर 10,000 किलोमीटर पे इसकी सर्विस होती है और सर्विस कॉस्ट लगभग 10 से 11,000 का ही आपको एवरेज आएगा। अगर जो काम इसमें करवाने हैं, जो आपको ज़रूरत ही है करवाने की, वही काम करवाओगे तो 10-11 का आएगा। सर्विस सेंटर चाहे तो इसका 15-16 का बिल बना सकता है। अब आपको हर बार क्या करवाना है? इंजन ऑयल फुल्ली सिंथेटिक डलवाना है। ऑयल फ़िल्टर, एयर फ़िल्टर और एसी फ़िल्टर हर 10,000 पे चेंज हो जाएं तो काफ़ी बेहतर होगा इस गाड़ी के लिए। इंजन ऑयल सिंथेटिक ही डलवाना। गियर ऑयल आपको, अगर सीवीटी कार है आपकी, ऑटोमेटिक है, तो आपको हर 20,000 किलोमीटर पे इसका ट्रांसमिशन ऑयल चेंज करवाना पड़ेगा, जिसकी कॉस्ट लगभग 2,000 रुपये आती है। उसके अलावा इस गाड़ी में और कोई अलग से आपको खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो रूटीन चीज़ें हैं, जैसे स्पार्क प्लग 40,000 पे, थ्रॉटल बॉडी हर 20,000 पे, टायर अलाइनमेंट बैलेंसिंग हर 10,000 पे, जब इन सब को आप रूटीन में 1 सर्विस 2 सर्विस छोड़ के करवाते रहेंगे, उसी हिसाब से मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ कि एक बार आ जाएगा 7 से 8,000, अगली बार आ जाएगा 11-12-13,000। तो आपका 10-11,000 का एवरेज बना रहेगा। 1 रुपये किलोमीटर की आपको कॉस्टिंग इसमें पड़ेगी ही पड़ेगी। सर्विस कॉस्ट ठीक है इस गाड़ी की, मैं तो कहूँगा कि मारुति ही है जिसकी सबसे सस्ती है। उसके बाद हर गाड़ी, हर कंपनी की सर्विस कॉस्ट आपको लगभग बराबर ही पड़ती है। जितना काम करवाओगे, और वो सर्विस सेंटर टू सर्विस सेंटर भी डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सर्विस सेंटर कितना लूट रहा है। मैक्सिमम आज की डेट में ऐसे बहुत सारे केस होते हैं जहाँ पे सर्विस सेंटर आपको बिना मतलब की चीज़ें चेपते हैं। जैसे कि आप अपने डिसइंफेक्टेंट करवा लीजिए, एसी को करवा लीजिए, अंडर बॉडी कुछ करवा लीजिए। आपकी गाड़ी को इतनी खास कुछ ज़रूरत होती नहीं है। अगर आप खुद से इन चीज़ों को घर पे मेंटेन कर लेंगे तो आप 1,500 रुपये में अपना ये निपटारा कर सकते हैं, जो चीज़ आप सर्विस सेंटर में 4 से 5,000 रुपये में लगाओगे आप। तो ये चीज़ आप मेरी वीडियो को टाइम टू टाइम देखते रहेंगे तो ये चीज़ें मैं आपको बताता रहता हूँ कि क्या चीज़ आप करो, क्या चीज़ ना करो, जिससे आपकी गाड़ी की लाइफ बनी रहे। तो इंजन की और सर्विस की हमने बात करी। इंजन इसका काफ़ी रिफाइंड है, कोई भी शिकायत है नहीं। गियरबॉक्स भी इसका बहुत ही परफेक्ट है, कोई भी शिकायत लोगों को है नहीं। अंदर गियर सिस्टम कौन सी चीज़ कहाँ पर है इंजन के अंदर, वो मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ, ताकि खुद से आपको अगर कुछ चीज़ रिपेयर करनी हो, छोटा मोटा एयर फ़िल्टर क्लीन करना हो, कुछ पानी टॉपअप करना हो, वॉशर फ्लूइड, तो वो आप खुद से कर सकें। फटाफट से इसका इंजन बे देखते हैं हम। तो इंजन बे स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा इंजन। यहाँ पर सीएनजी लगी हुई है, तो ये सीएनजी के इंजेक्टर्स हैं। सबसे पहले है इसका विंडशील्ड वॉशर फ्लूइड की बॉटल, वो यहाँ पर है इसकी। उसके बाद ये आपका एबीएस कंट्रोल है। यहाँ पर आपका क्लच ऑयल और ब्रेक ऑयल डलता है, तो वो एक ही होते हैं। इंजन में स्पेस काफ़ी सारा है, तो काम करने के नज़रिए से काफ़ी ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। एयर फ़िल्टर भी आप इसका गाड़ी का खुद से खोल सकते हैं यहाँ से हाथ से, और उसके एयर फ़िल्टर को क्लीन कर सकते हैं। बैटरी आपको नॉर्मल साइज़ वाली मिलेगी, छोटी बैटरी, जो कि नॉर्मल सबसे कम मतलब शायद 2,500-3,000 रुपये की ये बैटरी आ जाती है। उसके बाद ये गाड़ी का ECU है, ये गाड़ी का फ्यूज़ बॉक्स है यहाँ पर, और ये यहाँ पर CNG भरने के लिए है। ये गाड़ी के CNG के कंट्रोल्स हैं। अगर आपने CNG लगवाई है, आपकी गाड़ी BS6 है, तो हर 40,000 किलोमीटर पर आप इसका CNG फ़िल्टर भी चेंज ज़रूर करवाएं, ये रिकमेंडेड है। अब देखते हैं अंदर की बिल्ड क्वालिटी और कहाँ पर चीज़ें क्या हैं। यहाँ पर ये प्लास्टिक है पूरी, ये आपका शॉकर माउंट का ऊपर का बोल्ट है, नट है। कोई भी इंजन के अंदर यहाँ पर आपको कवर नहीं लगा के दिया जाता है। और उसके बाद यहाँ पर आपकी वाइपर की मोटर है, और ये आपका ये वाला एरिया है। तो जब आप अपनी गाड़ी को धोएं तो इन सारे एरियाओं को अच्छे से साफ़ कर लें, ताकि यहाँ पर जंग जमा ना हो। ये आपकी हेडलाइट का एरिया है सारा यहाँ पर, और ये आपका रेडिएटर है। कूलेंट का अलग से इसमें ये बॉक्स दे रखा है, लेकिन टॉपअप करने के लिए जो है वो नीचे ही है, तो आपको वो अलग से देखना पड़ेगा। ब्लू कलर का लॉन्ग लाइफ कूलेंट इसके अंदर डलता है। ये इसका एयर फ़िल्टर का इंटेक है, यहाँ से एयर फ़िल्टर यहाँ से जा रहा है, और ये इसकी हेडलाइट है। तो आपने पूरा इंजन को अच्छे से इसका देख लिया क्या है इसका इंजन। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर।
अब गाड़ी के अंदर चलते हैं और आपको गाड़ी को अंदर से मैं दिखाता हूँ। मैं आपको बेसिक चीज़ इसकी दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आपको एक हाइट एडजस्टेबल मिल जाएगा, एक रिक्लाइन का मिल जाएगा, क्योंकि टॉप मॉडल है तो दोनों चीज़ें यहाँ आती हैं। और यहाँ पर आपको रेस का पेडल है, ये आपका ब्रेक पेडल है, वो आपका डेड पेडल है। अंदर की तरफ से पूरा अच्छे से कवर कर रखा है, इंसुलेशन कर रखी है ताकि बाहर से नॉइस और जो हीट है वो थोड़ी कम आ सके गाड़ी के अंदर। ये आप एरिया देख लीजिए। यहाँ पर आपको स्टीयरिंग का एडजस्टमेंट आपको मिल जाएगा अप डाउन, और ये सीएनजी का स्विच है, ये लाइट लेवलर का स्विच है, ये आपका स्टार्ट स्टॉप का है, और जो साइड का वेंट है वो इसमें ऊपर की तरफ आता है। ठीक है, ये आपका, और यहाँ पर आपका पेट्रोल खोलने के लिए, ये आपका बोनट खोलने के लिए। तो ये दो ऑप्शन यहाँ पर हैं इसके। इसमें ये सीएनजी का स्विच मैंने अलग से लगवा रखा है, क्योंकि होंडा की जो गाड़ियाँ होती हैं जिसमें सीएनजी लगती है उसमें पेट्रोल ऑटोमेटिक नीचे आ जाता है। मतलब ऐसा गाड़ी को ऐसा महसूस होता है कि गाड़ी पेट्रोल पे चल रही है, तो वो गाड़ी का पेट्रोल को मीटर को नीचे करने लग जाती है। तो उसको रीसेट करने के लिए हमें ये स्विच लगाना पड़ता है। मैं आपको बाद में बता दूंगा। अभी के लिए आप इसकी सीट देखिए। सीट के ऊपर हमने सीट कवर चढ़वा रखे हैं जो हमने होंडा से ही चढ़वाए थे, जिसकी कॉस्ट लगभग मुझे 9,000 रुपये की पड़ी थी, और ये सीट कवर इसके अंदर लगे हुए हैं। ये नेक रेस्ट है जो मैंने होंडा से ही लिया था, लगभग 2,000 रुपये का मुझे ये नेक रेस्ट पड़े थे ये दोनों। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। गाड़ी स्टार्ट हो गई, एक ही बार में रेस पेडल दबाया और एक ही बार में सिंगल क्लिक करने पर गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। स्टार्ट होते ही आपको रियर सीट की सीट बेल्ट वार्निंग आपको आ जाएंगी। पीछे कोई भी लोड सेंसर नहीं है, उसके अलावा भी ये गाड़ी आपको परेशान नहीं करेगी अगर पीछे वालों ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी हैं तो। अब सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी के व्यूइंग का, मतलब आपको क्या दिखेगा जब आप अंदर से बैठेंगे। अंदर का डैशबोर्ड, लुक एंड फील, कौन सा बटन कहाँ पर है, फटाफट से एक एक चीज़ को समझ लेते हैं। तो ये आपका ड्राइवर का व्यू, जब आप बैठेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा। राइट साइड में आपको पिलर दिखेगा ये, और जो पिलर की जो आर्क है ना वो काफ़ी ऊपर से अच्छे तरीके से दी गई है। ये स्ट्रेट पिलर नहीं है बिल्कुल ऐसे करके, ऊपर से थोड़ा आर्क में है ये, जिसकी वजह से आप देखोगे तो आपकी विजिबिलिटी में बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। और जब आप राइट साइड में भी आपको देखना है तो भी काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी है, आगे भी आपकी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। ये चीज़ इस गाड़ी के अंदर बहुत ख़ास है। और जो बोनट है वो आपको दिखेगा, क्योंकि ये गाड़ी होंडा अकॉर्ड 10th जनरेशन से इंस्पायर्ड है, और सेडान में बोनट दिखना काफ़ी बड़ी बात होती है, तो बोनट इसमें दिखता है। अब लेफ़्ट साइड के जजमेंट को देखने के लिए भी इस गाड़ी में काफ़ी अच्छा व्यूइंग है, कोई भी ऐसी दिक्कत आएगी नहीं। आप देखोगे तो बड़ा आर्क बना हुआ है, वो काफ़ी अच्छा है देखने के लिए, और व्यूइंग भी काफ़ी अच्छी है इसकी। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक एक चीज़ों की। सबसे पहले आते हैं स्टीयरिंग के ऊपर। स्टीयरिंग इसका लाइट वेट बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा ये सेंटर में अपने आप खुद से नहीं आएगा, आप इसको जहाँ पे अटकाओगे ये वहीं पर अटका रहेगा। और थोड़ा सा स्टीयरिंग हार्ड है इसका, आपको इस स्टीयरिंग की आदत लगने में कुछ दिन लग जाएंगे, लेकिन उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप इससे यूज़ टू हो जाओगे। स्टीयरिंग के ऊपर, क्योंकि ये ऑटोमेटिक गाड़ी है, इसके अंदर क्रूज़ कंट्रोल नहीं आता है, मैनुअल गाड़ी होती है तो यहाँ पर क्रूज़ कंट्रोल के ऑप्शन आपको मिलते। लेफ़्ट साइड में आपको बटन मिलेंगे, कॉल उठाने का, काटने का, वॉइस कमांड का, और 4 बटन म्यूज़िक और आगे पीछे करने के लिए, आवाज़ बढ़ाने के लिए और सोर्स चेंज करने के लिए। जो ख़ास बात मैं आपको बता रहा हूँ जो होनी चाहिए किसी भी गाड़ी के अंदर, वो आप देखेंगे कि यहाँ पर इनको दिन में भी किसी चीज़ की अलग से ज़रूरत नहीं है कि इनको इल्यूमिनेट होना पड़े कि अलग से, प्लस ये वाइट कलर का मुझे दिखे। दिन में आराम से दिख जाएगा, रात को इसके अंदर लाइट जल जाएगी तो परफेक्टली दिख जाएगा। अभी कुछ दिन पहले जो मैंने आपको गाड़ी दिखाई थी टाटा अल्ट्रोज, उसके अंदर ये दिक्कत थी, वहाँ पर दिन में ये चीज़ें दिखने में बड़ी दिक्कत आती थी। उसके अलावा इस स्टीयरिंग के ऊपर बीच में हॉर्न है, यहाँ पर लोगो है, और यहीं पर एयर बैग भी आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा क्रोम का टच का एलिमेंट दे रखा है ऊपर, यहाँ पर आपको पैडल शिफ्ट दे रखे हैं। राइट साइड का जो आपका कंट्रोल है उससे आप अपना हेडलाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें आपकी गाड़ी ऑटो मोड पर बाय डिफ़ॉल्ट से रहेगी, ऑफ़ नहीं कर पाओगे आप। एक बार ऑफ़ करोगे तो ऑटो पे रीसेट हो जाएगा, उसके बाद ऑन मोड, फिर परमानेंट ऑन मोड। ठीक है, तो आप इसको गाड़ी ऑटोमेटिक ही ऑटो मोड पे रहेगी। फॉग लैंप की सेटिंग यहाँ से होगी, इंडिकेटर अप एंड डाउन होगा। लेफ़्ट साइड में आप देखोगे तो सिंपल है, सिर्फ आपके वाइपर वॉशर कंट्रोल अप डाउन करने के लिए और चलाने के लिए, इसके अलावा इस पर और कुछ कंट्रोल आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, राइट साइड में आपका एसी वेंट है जिसको आप लेफ़्ट राइट करके चलाएंगे, और यहीं से आपको स्लाइडर मिलेगा इसको बंद करने के लिए, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है अलग से बंद करने के लिए। ठीक है, अब हम इसके लेफ़्ट साइड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। ऊपर है आपका म्यूज़िक सिस्टम। इस म्यूज़िक सिस्टम के अंदर आपको
एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो आपको दोनों मिलेंगे, दोनों वायर्ड हैं। इस वायर से आप कनेक्ट करेंगे, वायरलेस कुछ भी नहीं है। FM मिलेगा और उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। रिवर्स कैमरा मिलेगा, ये हम रिवर्स करते हैं यहाँ पे देखो, तो हमने रिवर्स किया। रिवर्स में आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, बिल्कुल वाइड करने के लिए, बहुत अच्छी विजिबिलिटी, थोड़ा कम वाइड और अपसाइड डाउन देखने के लिए। तो 3 ऑप्शन आपको इसमें रिवर्स में मिल जाएंगे। कैमरा इतना खास नहीं है लेकिन काम चला देगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सारे ऑप्शन आपको म्यूज़िक सिस्टम के वो आपको आपके राइट साइड पर ही मिलेंगे, तो कोई भी हर्डल नहीं होगी आपको दूर हाथ ले जाने की या कुछ भी करने की, सब कुछ आपके कंट्रोल में ही रहेगा। यहाँ पर आपका AC का डिफॉगर का बटन है, रियर का है, मोड चेंज करने का। मैक्स कूल है, एक बार ऑन करेंगे तो सीधा फ़ैन मैक्स मोड पर ऑन हो जाएगा। इनर सर्कुलेशन, ऑन एंड ऑफ, ऑटो मोड, ये आपका क्लाइमेट कंट्रोल, ये आपका फ़ैन कंट्रोल। उसके बाद यहाँ पर आपका ये दोनों AC वेंट हैं, ये बंद नहीं होते हैं, ये सिर्फ लेफ़्ट या राइट ही हवा को करेंगे। बैक साइड का जो आपका मिरर है, साइड ORVM, सेंटर ORVM, साइड ORVM, आपके यहाँ से बटन दबाने से ये बंद होते हैं और खुलते हैं। ये ऑटोमेटिक नहीं है, ऐसा नहीं है कि चाबी से लॉक अनलॉक करोगे तो ये खुल जाएंगे, ऐसा सिस्टम नहीं है, आपको मैनुअल करना पड़ेगा इस चीज़ का। ये भी ऑटो डिमिंग ORVM नहीं है, यहाँ पर आपको बटन मिलेगा, स्विच मिलेगा, जिसकी मुझे ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, ये परफेक्ट है और कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है। ऊपर की तरफ अगर हम आएँ तो यहाँ पर आपको कोई भी मिरर नहीं मिलेगा अलग से, सिंपल सनशेड है। यहाँ पर आपको 2 लाइट स्विच मिलेंगे जो कि काफ़ी अच्छी बात है, और एक सेंटर स्विच है जो कि काफ़ी अच्छी बात है, पीछे वालों को भी बराबर रोशनी मिलेगी इसमें। लेफ़्ट साइड वाले के ऊपर आपको मिरर मिल जाएगा, एयरबैग की बैजिंग मिल जाएगी। ये अलग से परफ्यूम है जो मुझे क्रिएटर ने भेजा था, क्योंकि काफ़ी कमाल का है, इसके अंदर सेंट है, हम इसको लगा देते हैं और उसके बाद परफ्यूम ये 2-4 दिन तक महकता रहता है, ठीक है। ये डैशबोर्ड है, ये प्लास्टिक, ये प्लास्टिक, ये प्लास्टिक, सब कुछ प्लास्टिक। यहाँ पर कुछ भी फेदर टच या सॉफ्ट टच नहीं है, यहाँ पर सारी चीज़ मैनुअल आपको बटन मिलेंगे, और हर बटन को आप अलग से छूकर डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। जैसे कि जब आप इसको यहाँ से स्लाइड करोगे तो यहाँ पर मैक्स कूल वाला आपको अलग से पता चल जाएगा कि ये मैक्स कूल का है, थोड़ा सा निकला हुआ है ये। तो ये चीज़ होंडा की काफ़ी अच्छी है। इन बटन्स के ऊपर भी आपको देखने को मिलेगा कि कॉल काटने के बाद थोड़ा सा एक उठा हुआ बटन है, ये कॉल हटाने के लिए, ताकि जब आप हाथ से कुछ भी चीज़ फील कर रहे हो तो आपको सब चीज़ का पता रहे कि कौन सा बटन किस चीज़ का है। यहाँ पर आपको ग्लव बॉक्स मिलेगा जिसका स्पेस काफ़ी डिसेंट है, काफ़ी ठीक है। इसी के अंदर आपका AC फिल्टर भी लगता है। यहाँ पर आपको ये छोटा सा स्क्रू दिखेगा, क्योंकि इसको कवर नहीं किया गया है आपका गेट खोलने के लिए। ये आपको प्लास्टिक का है, इसके ऊपर क्रोम की, आपको ऐसा लगेगा क्रोम है, लेकिन ये क्रोम नहीं है, ये सिर्फ पेंटेड है। ये यहाँ पर आप इसको खोल सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। ये आपका गेट का व्यू कुछ इस तरीके से आएगा, सारा प्लास्टिक है, सिर्फ यही एक थोड़ा फेदर इसमें कॉटन क्लॉथ में है ये, ठीक है। काफ़ी अच्छी फिनिश, तो हम कह सकते हैं अंदर की जो फिट एंड फिनिश है वो काफ़ी अच्छी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है इस गाड़ी में। इस गाड़ी के प्राइस के हिसाब से फिट एंड फिनिश बहुत अच्छी है, उसका इशू बिल्कुल भी नहीं आता है। अब स्टीयरिंग हमने देख लिया, म्यूज़िक सिस्टम हमने देख लिया, AC कंट्रोल। नीचे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर आपको 180 वाट का एक 12 वोल्ट का आपको लाइटर पोर्ट भी मिल जाएगा। आपको 2 पोर्ट मिलेंगे, एक आपका एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के लिए, दूसरा मैंने यहाँ पर अपना डैश कैम लगा रखा है 1 एम्पियर का। ये सीधा अंदर से वायर ले जाके मैंने यहाँ पर ये डैश कैम लगा रखा है 1 लैम्प का। तो ये डैश कैम हो गया। उसके अलावा आप देखोगे तो बैठने में या फिर सिटिंग में इस गाड़ी में कोई भी दिक्कत है नहीं। आगे का हमने सारा कंसोल समझ लिया है। अब हम बात करते हैं पीछे की तरफ। चलने से पहले मैं आपको नीचे इसमें दिखा देता हूँ। ये आपका CVT कंट्रोल का सिस्टम है, कोई भी यहाँ पर रात को लाइट इल्यूमिनेट अलग से नहीं होती है। हैंड ब्रेक आप यहाँ पे डाउन कर दो, हल्का सा यहाँ पे जो आप रखोगे वो आप हैंड ब्रेक डाउन करने के बाद निकाल नहीं पाओगे। ये आर्मरेस्ट अलग से मैंने कंपनी से लगवाया था 4,500 रुपये का, ये आर्मरेस्ट हो गया। तो अब ये आर्मरेस्ट स्लाइडेबल भी है, तो उसको यहाँ तक स्लाइड कर लो, आप आराम से यहाँ पे हाथ रख के बैठो, यहाँ पे हाथ रखो, कोई भी दिक्कत है नहीं। इस गाड़ी को मैंने जो मैट लगा रखे हैं इसके अंदर वो मैं आपको दिखा दूँ। मैंने इसके अंदर प्लास्टिक के ये 3D 7D जो मैट होते हैं पहले वो बिछाया है, उसके ऊपर कंपनी वाले बिछाए हैं। ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि होता क्या है, अगर आप इस प्लास्टिक के भरोसे खाली रहेंगे तो यहाँ पर जो मिट्टी आती है वो उड़ती है, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। प्लास्टिक के ऊपर कोई भी मिट्टी अंदर साइड में नहीं जाने देगा, ये सारी मिट्टी को अब्जॉर्ब कर लेगा। कुछ कुछ दिन में इसको झाड़ते रहो। और यहाँ से क्योंकि आपका AC का फ्लो जो है वो यहाँ पर है, तो जो आपका AC हवा खींचता है वो यहाँ से खींचता है, तो अगर यहाँ पर मिट्टी पड़ी होगी तो मिट्टी ज़्यादा खींचेगी अंदर, इसीलिए मैं इसको कपड़े से कवर करके रखता हूँ।
अपने जो फुट मैट है उनको मैं यूज़ करता हूँ। काफ़ी सारे लोग इसको प्लास्टिक वाले मैट के नीचे लगा के रखते हैं, जो कि मुझे पसंद है नहीं। यहाँ से अब मैं आपको पीछे का व्यू दिखाता हूँ पूरा एक बार, उसके बाद हम पीछे बैक सीट पर चलेंगे। आप साइड में देख लीजिए सारा। यहाँ पर आपको हैंड होल्डर आपको यहाँ पर भी मिलेगा और आपको ड्राइवर साइड में भी मिलेगा। ये अलग से स्प्रिंग वाला नहीं है, फिक्स्ड है ये, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई भी सीट हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलेगा, जिसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कोई एयरबैग नहीं है, इस गाड़ी के अंदर 2 ही एयरबैग आते हैं, लेकिन जो नई वाली अब जो आई है होंडा अमेज 3rd जनरेशन, उसके अंदर 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है। इसीलिए इस गाड़ी की जो सेफ्टी रेटिंग्स हैं वो 2 स्टार थी 2019 मॉडल वाली में, उससे पहले 21 में, उससे पहले 19 में जो ये आई थी, जो सेकंड जनरेशन का फर्स्ट पार्ट था, उसमें इसके गाड़ी के 4 स्टार है। तो सब चीज़ जो रेटिंग डिपेंड करती है वो आपके काफ़ी सारे सेकेंडरी सेफ्टी पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है कि आपका एयर बैग ऑन करने का ऑप्शन है या नहीं है, ईबीडी है या नहीं है, उसके हिसाब से भी आपकी सेफ्टी रेटिंग डिपेंड करती है। तो अब हम चलते हैं इस गाड़ी की बैक सीट पर। बैक सीट पर जाने से पहले जो गेट है वो इसमें 90 डिग्री नहीं खुलते हैं, बस हाफ खुलते हैं। और इस गाड़ी में बैठना कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं। आप देखोगे जो रोड है और जो बैठने की जो सीट है वो कितनी पास है, तो आपको बस हल्का सा पैर रखा और सीधा आप बैठ गए। काफ़ी गाड़ियों में जो लास्ट गाड़ी थी उसमें ये डिस्टेंस ज़्यादा था, और यहाँ पे उतरना भी बहुत आसान है। यहीं पर पैर रखो आप, सीधा एक ही बार में आप उतर जाओगे, अलग से आपको लटकने की झूलने की कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिटिंग कंफर्ट इस गाड़ी में कैसा है, बैठने के बाद आपको ही खुद फील कर पाओगे, ऐसे मैं आपको नहीं बता पाऊँगा। सिटिंग इस गाड़ी में और जो सिटिंग एंगल है वो काफ़ी बेहतरीन है। इसमें स्ट्रेट फिट नहीं है, मैं आपको कैमरा सामने की तरफ करके दिखाता हूँ। इस गाड़ी में जब आप बैठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी सोफ़ा के ऊपर बैठे हुए हैं, आपको किसी चेयर के ऊपर वाला एंगल नहीं मिलेगा। जो लास्ट कार में आपने देखा होगा, जब मैं बैठा था तो मैं यहाँ तक बैठा था और मैं अपना हेडरूम देख रहा था, लेकिन इस गाड़ी में आप बैठोगे ऐसे रिक्लाइन करके और आप लंबे बैठोगे, तो ये आपकी सिटिंग पोजीशन होगी। इसमें आप काफ़ी कंफर्टेबल होगे और जो हेड स्पेस है ये थोड़ा सा कम है, क्योंकि ये सेडान है और पीछे की तरफ आप बस लगभग चिपक के बैठोगे। ये मान के चलना, मेरी हाइट 5'8" है, मैं बिल्कुल लटक के झूल के नीचे की तरफ बैठा हुआ हूँ। उसके बाद आपको ये दिख रहा होगा, इतना ये मिलेगा आपको। कंफर्ट के मामले में कोई भी शिकायत आपको नहीं मिलने वाली है इसमें बैक सीट के ऊपर, क्योंकि होंडा जाना ही अपनी बैक सीट के लिए जाता है। होंडा सिटी हो चाहे होंडा अमेज हो, ये गाड़ियाँ बैक सीट पर बैठने के बाद आपको काफ़ी अच्छा कंफर्ट देती हैं। पीछे जो फिक्स्ड आपका सपोर्ट है नेक का, इसमें स्लाइडेबल वाला नहीं है। साइड में जो आर्म रेस्ट है वो मैंने कवर कर रखा है, कवर में आज तक खोला है नहीं उसको, तो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। इसको मैं, ये हमने खोल लिया अपना हैंड रेस्ट, और ये हैंड रेस्ट पूरा नीचे ज़मीन तक लगता है, क्योंकि ये गाड़ी ऑलरेडी बहुत नीची है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से मुझे इसमें इतना हाथ रखने में कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि अगर जब मैं ऐसे नीचे बैठूँगा, मैं अब आपको पोजीशन दिखाता हूँ। ये देखो, जब मैं नीचे इसमें ऐसे सोफ़ा की तरह लेटा हूँ तो मेरा हाथ, ऑब्वियस ही बात है, बिल्कुल मेरे परफेक्ट हाथ के साइज़ पर ही आना चाहिए। अगर मैं इसमें ऐसे सीधा बैठूँ तो ये यहाँ पर आना चाहिए, जिससे मेरा कंधा ऊपर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अभी कंधा बहुत नीचे हो रहा है। तो जो शिकायत है लोगों को कि भाई ये नीचे तक चला जाता है, मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि अगर मैं थोड़ा नीचे कंफर्टेबल पोजीशन पे ऐसे बैठूं तो मेरे लिए फिर ये परफेक्ट है, कोई भी दिक्कत इसके अंदर है नहीं। वैसे भी मैंने इसको कभी भी यूज़ नहीं किया है, ना मेरे घर वालों ने आज तक इसको यूज़ किया है। तो इसको हम वापस इसके अंदर लगा देते हैं और इसको चेन मार के मैं रख देता हूँ। पता नहीं अगली बार ये कब खुलेगा या नहीं खुलेगा, क्योंकि हैंड रेस्ट का काम कभी भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता गाड़ी में मेरे हिसाब से। पीछे की तरफ आपको यहाँ पर प्लास्टिक मिल जाएगी छोटी सी, और कुछ रखने के लिए, जैसे कि मैंने नेक सपोर्ट रखा हुआ है, टिश्यू पेपर बॉक्स रखा हुआ है, इतना रखने के लिए आपको मिलेगा। और यहीं पर आपको जो आपकी चाइल्ड सीट है उसके लिए ये एंगल हुक भी आपको यहीं पर मिल जाएगा। पीछे डिफॉगर है, जो सनरूफ है, जो रूफ़ है, नॉर्मल आपको मटेरियल आपको रूफ़ मिलेगा, बेज कलर की पूरी रूफ़ है, और ग्रैब हैंडल है, अलग से कुछ भी कोट हुक नहीं दे रखा है यहाँ पे। ये चीज़ें सामने अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको सीट के अंदर ही मैगज़ीन होल्डर एक छोटा सा मिल जाएगा। पीछे की तरफ मैं आपको दिखाऊं, पीछे की तरफ से यहाँ पर आपको सिर्फ एक लाइटिंग पोर्ट मिलेगा, जिसके अंदर आप चार्जर अपना लगा के उसको कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये भी तरीका ठीक है। मैं पर्सनली चाहता हूँ कि जिन चीज़ों के ऊपर कंपनी को पैसा लगाना चाहिए, कंपनी उसी के ऊपर पैसा लगाए। जहाँ पर कॉस्ट कटिंग कर सकती है उसमें कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि ये चार्जर की वैल्यू 300-400 रुपये है।
इसके चक्कर में मानो कंपनी को यहाँ पर अलग से कुछ खर्चा करके कुछ 65 वॉट या अलग से कुछ और USB पोर्ट अलग से लगाने पड़े, उसकी बजाय वो कुछ और गाड़ी में फ़ीचर दे दें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है मेरे हिसाब से। तो जिसके मुझे लगता है कि ये गाड़ी परफेक्ट है, कोई दिक्कत है नहीं, जितने भी इसके अंदर फीचर्स हैं वो बिल्कुल ज़रूरत के हिसाब से दे रखे हैं। आगे वाली एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पर जो कंपनी ने अलग से ये एसेसरी का पार्ट बना के दिया था मुझे, जो कि फ्री में मुझे दिया था, ये आपका है वायरलेस कार चार्जिंग, जिसको मैंने आज तक एक भी दिन यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मुझे पर्सनली अपने फ़ोन को ओवरहीट करवाने का शौक़ बिल्कुल भी नहीं है। पीछे से बैठने के बाद आपको गाड़ी कुछ इस तरीके से दिखेगी। ये आपका बैक साइड का व्यू है आगे के लिए। तो आप गाड़ी में स्पेस देख लीजिए आपको कितना दिखेगा और गाड़ी में व्यू आपको कैसा आने वाला है। तो अब मैं आपको इस गाड़ी के कुछ ड्राइविंग के शॉट दिखाता हूँ, जिसमें इस गाड़ी को मैंने ट्रैफिक में, मैं तो खैर रोज़ ही चलाता हूँ इसको, तो आज मैंने रिकॉर्ड किए थे कुछ ट्रैफिक में चलाने के सीन्स, वो आप देख लीजिए। तो चलो करते हैं इस गाड़ी का ड्राइविंग रिव्यू और देखते हैं ये गाड़ी चलने में कैसी है। तो सबसे पहले मैं भी इसको ट्रैफिक में चला रहा हूँ, बिल्कुल बम्पर टू बम्पर ये ट्रैफिक है। और किसी भी एक गाड़ी से, जब आप किसी ऑटोमेटिक गाड़ी से ये उम्मीद करते हैं कि आपको वो ट्रैफिक के अंदर ना परेशान ना करे, क्योंकि मेन ही जो यूटिलिटी है वो ऑटोमेटिक की यही है कि भाई आप मैनुअल चला रहे हैं और आपके पैरों में अब बहुत ज़्यादा दर्द हो गया, क्योंकि दिन पे दिन ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, अब कहाँ तक कितना ही क्लच दबाओगे। तो उसी चीज़ से बचने के लिए हम ऑटोमेटिक गाड़ी लेते हैं। अब ये ऑटोमेटिक जो है ये है CVT गियरबॉक्स। CVT का मतलब हो गया कंटिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन। इससे ज़्यादा स्मूथ ट्रांसमिशन कोई भी नहीं है। एक और आता है eCVT, वो भी सेम है और वो थोड़ा अलग है, वो कम्प्लीटली अलग है, लेकिन स्मूथनेस के मामले में आप उसको कह सकते हो। लेकिन सबसे स्मूथ जो ट्रांसमिशन होता है वो CVT ही होता है। अब होंडा के CVT के साथ एक खास बात है, ये हर कंपनी का एक अलग नज़रिया होता है कि वो अपने CVT को कैसे और बेहतर कर सकता है कम स्पीड के ऊपर, क्योंकि मेन गाड़ी को उठाना होता है 0 की स्पीड से। जब आप 10 की स्पीड तक पहुंचते हैं ना, तो सारा खेल वहीं पर है। और जो आप रबर बैंड इफेक्ट जो आप देखते हैं वो भी मैक्सिमम उसी टाइम पर आता है जब आप किसी भी टाइम पर गाड़ी को एक्सेलरेट करते हो तुरंत से। तो अब हम यहाँ पर जो देख रहे हैं चीज़ वो है कि ये गाड़ी स्टार्टिंग में, मतलब जो छोटी स्पीड है उसके लिए टॉर्क कन्वर्टर लगा हुआ है इसमें। जी हाँ, जो प्रॉपर टॉर्क कन्वर्टर होता है, जिससे पूरा टॉर्क कन्वर्टर के जो फ्लूइड के घूमने के बाद जो गियर चलते हैं, इसमें टॉर्क कन्वर्टर फ्लूइड घूमने के बाद CVT पे आती हैं चीज़ें। जो आपकी टोयोटा है उसके अंदर, जैसे आपकी यारिस है वो CVT में आती है, तो उसके अंदर टॉर्क कन्वर्टर नहीं है, उसके अंदर पहला गियर लगा रखा है उन्होंने। तो उसके अंदर जो रिफाइनमेंट है जब गाड़ी के पिकअप की, वो बहुत अच्छी है। यहाँ पर टॉर्क कन्वर्टर वाला पिकअप है और उसके बाद आपका CVT पे काम करता है। तो ये तो मैंने आपको ओवरऑल मैकेनिज्म बताया। अब मैं चलने का तरीका बताता हूँ आपको। तो ओवरऑल जो ये गाड़ी है ना, इसका एक्सपीरियंस जो मैं बता रहा हूँ आपको, कि चलने के टाइम पर आप इससे ज़्यादा स्मूथ परफॉर्मेंस ट्रैफिक के अंदर बिना इंजन को और बिना गियरबॉक्स को स्ट्रेस दिए इससे बेहतर गाड़ी नहीं हो सकती है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ सिटी में 70% गाड़ी चलानी है, तो आप जो भी गाड़ी देखना, अगर आप ऑटोमेटिक देख रहे हो तो कोशिश करना आप उसमें CVT में आप गाड़ी ले सकते हो। जैसे कि आपकी क्रेटा भी CVT में आती है, वो 1.5 NA इंजन के साथ आती है। आपका ये होंडा सिटी CVT में आती है, आपकी अमेज CVT में आती है, और आपका जो i20 है वो भी CVT में आती है। अब जो होंडा है उसका आपको पता है कि भैया बहुत ही रिलायबल इंजन बनाती है, तो उसके गियरबॉक्स भी बहुत ही ज़्यादा रिलायबल हैं। अब चलने के मामले में ये जो स्टीयरिंग है ये थोड़ा सा टाइट है, और एक इसकी खास बात है जो मुझे पर्सनली अच्छी लगती है, लेकिन हर आदमी से आदमी वो डिपेंड करता है। तो स्टीयरिंग की एक खास बात है, इसको आप जितने मतलब एंगल पर आप इसको मोड़कर अगर हल्का सा छोड़ना चाहोगे तो देखो इतने पर ये रह सकता है। ये बार बार सीधा होने की अपने आप कोशिश नहीं करेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक स्ट्रेट लाइन में जब आप ट्रैफिक में या किसी ऐसी जगह चल रहे हो जहां पर आपको पता है कि कर्व है और यहां पर गाड़ी को मुड़ना ही मुड़ना है, वहां पर जो ऑटोमेटिक रीसेंटर जो अपना स्टीयरिंग करती हैं, वहां पर आपको देखना पड़ेगा, देखते होगे आप कि आपका स्टीयरिंग फोर्स लगा रहा है सीधा होने के लिए और आप उस फोर्स को रोक रहे हो। तो वो मुझे बहुत अजीब लगता है। जब आप मोड़ोगे पूरा तो ये ऑटोमेटिक रीसेंटर तक हो जाएगा, लेकिन आपका 70% रीसेंटर हो जाएगा, 30% आपके ऊपर छोड़ देगा ये, क्योंकि ये जो एंगल होता है मुड़ने के बाद, जो टायर एंगल पे आते हैं उसके बाद गाड़ी अपने आप सीधा होने की कोशिश करती है, ये बस उसी मैकेनिज्म पे काम करता है। तो ये देखो आप, जैसे कि मानो मैं एक स्ट्रेट लाइन में हूँ, मैं हल्का सा इसको तिरछा कर दूँ तो अब मैं हल्का सा धीरे धीरे इधर की तरफ चलने लग जाऊँगा, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। मैं हमेशा इसको दोनों हाथों से पकड़ के रखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर गियर तो डालना है नहीं, यहाँ पर दोनों हाथों से पकड़ के रखो, जितना आपको एंगल देना है हल्का सा दे लो और यहीं बैठे रहो आप आराम से। आपको अलग से एक्स्ट्रा फोर्स कुछ नहीं लगाना है,
एक बार जो आपने मोड़ने के लिए लगाया बस वही है हल्का सा। लेकिन जो दूसरे स्टीयरिंग होते हैं वो स्टार्टिंग में बहुत हल्के होते हैं, मतलब चलने के टाइम पर आपको वो हर टाइम सीधा रखने की कोशिश करेंगे। आप अगर उसको हल्का सा तिरछा करोगे तो तिरछा करके आपको होल्ड करना पड़ेगा और फिर वो सीधा होने का खींच रहा होगा, तो मुझे वो बहुत अटपटा लगता है। ठीक है, तो ये तो रही स्टीयरिंग की बात। स्टीयरिंग थोड़ा सा कंपैरेटिवली टाइट आपको फील होगा, लेकिन आपको 1-2 दिन में 2-4 दिन में इसकी आदत पड़ जाएगी, फिर आप इसके साथ कंफर्टेबल हो जाओगे, फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम जब आएगी जब आप ये स्टीयरिंग चलाने के बाद किसी बीच में किसी और गाड़ी को चला रहे होगे, फिर ये चला रहे होगे, तब आपको वो महसूस होगा कि हाँ भाई इस गाड़ी की स्टीयरिंग में कुछ टाइटपन है। ठीक है, तो ये तो हुई स्टीयरिंग की बात। अब जो अगली चीज़ है वो आती है भाई आपकी गाड़ी की विजिबिलिटी कैसी है जब आप बैठ के देख रहे हो। तो ये एक सब कॉम्पैक्ट सेडान है, 4 मीटर के अंदर है, और आप देखोगे कि एक खास बात है, आप यहाँ से बैठकर जो आपका बोनट है ना, बोनट आपको प्रॉपर दिख रहा है। अब ये बोनट दिखना एसयूवी का कैरेक्टर है, मतलब एसयूवी के अंदर जब आप बैठोगे तो आपको हर गाड़ी का बोनट दिखेगा, क्योंकि उनका लॉन्ग बोनट होता है, तो उससे जजमेंट में आसानी हो जाती है कि भैया मेरी गाड़ी लेफ्ट साइड में भी कितनी दूर है, राइट साइड में कितनी दूर है। तो ये चीज़ इस गाड़ी के अंदर खास बात है। तो अगर आप नए ड्राइवर हैं और आप पहली बार गाड़ी ले रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी अगर आप ये बोनट विजिबल वाली गाड़ी अगर इसको आप लेंगे, तो आपको चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। विजिबिलिटी लेफ्ट और राइट को लेकर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा व्यू आपको मिलेगा चलाने के टाइम पर। अब देखो यहाँ पर खड्डे आए और हम निकले खड्डों में से। तो इस गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 172 mm के आसपास है। अब आप बोलोगे कि क्या वो सफिशिएंट है सिटी ट्रैफिक के लिए, तो मैं कहूँगा बिल्कुल सफिशिएंट है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज़ का ध्यान रखना, ये ग्राउंड क्लियरेंस ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा होगी तो गाड़ी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। आपको रोड के ऊपर ही गाड़ी चलानी है। एक आध खड्डा आएगा, अगर स्पीड ब्रेकर आएगा तो आप स्पीड कम करके वहाँ से निकल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप लेकिन ना कह के मैं कहूँगा कि आपका जो ड्राइविंग कंफर्ट है वो कम ग्राउंड क्लियरेंस जिस गाड़ी का होता है उसमें आपको ड्राइविंग कंफर्ट ज़्यादा अच्छा मिल पाता है। आपको जो मोड़ते टाइम पर जो चीज़ फील होती है जिसको आप बोलते हो बॉडी रोल, वो भी आपको इस गाड़ी में बिल्कुल फील ही नहीं होगा और आप बहुत कंफर्टेबल लॉन्ग जर्नीस अपनी कर पाएंगे। तो ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं है, स्टैंडर्ड है। इससे पहले मैंने अल्ट्रोस चलाई थी, उसका 165 mm था, वो भी काफ़ी ठीक थी। इसका 172 mm है, ये भी काफ़ी ठीक है, कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं है। कहीं मतलब जब आप किसी रैंप से गाड़ी को उतार रहे होगे, बहुत ही ज़्यादा स्टीप और अटपटा बना रखा होगा, तो आपका बम्पर हल्का सा आगे से टच हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और मैं कहूँगा कि इतना ही है बस इसके अंदर, और इससे ज़्यादा आप इसमें उम्मीद ना करना ग्राउंड क्लियरेंस की। ग्राउंड क्लियरेंस मोर देन सफिशिएंट है। अब आती है बात ग्राउंड क्लियरेंस के बाद इसके शॉकर सस्पेंशन की, वो कैसे हैं डेली लाइफ में चलने में। सिटी ट्रैफिक के अंदर सिटी में चलने पर इसके जो शॉकर सस्पेंशन है बहुत सॉफ्ट है, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप रोड के ऊपर ग्लाइड कर रहे हैं, आप चल नहीं रहे हैं, आप ऐसे तैरते हुए जा रहे हैं। तो जब आप 80-100 के ऊपर जाएंगे और कोई गड्ढा या फिर कोई ऐसी चीज़ आपके आ गई या रोड भी ऊपर नीचे हुई, तो आप ऐसे जाएंगे जैसे आप ग्लाइड करते हुए जा रहे हैं, और फिर वो बहुत ज़्यादा आपको बाउंसी फील होगा। तो 80, 90, 100 तक के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से गाड़ी को चलाओ। वैसे भी 1200 सीसी इंजन की गाड़ी है, छोटी गाड़ी है। अब मैं आपको 140 तो चलाने को इसको कहूँगा नहीं, और आप इसको कभी चलाना भी मत, और किसी भी गाड़ी को मत चलाना। आप जो स्पीड लिमिट्स हैं 80, 90, 100 आप उसी में रहो, बहुत कंफर्टेबली इसको चलाओगे। तो ये देखो, जैसे अब ये मोड़ है यहाँ पर, तो ये स्टीयरिंग इतना मुड़ के रहा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं मुड़ेगा, इससे ज़्यादा करूँगा तो ये सीधा हो जाएगा। तो यही मैं आपको बता रहा था कि एक लिमिट तक, देखो यहाँ तक था, मैंने इसको होल्ड किया, छोड़ दिया, बस। जिस टाइम पर इसको ज़्यादा मुड़ना है उस टाइम पर आपको फोर्स लगाएगा सीधा होने के लिए, उससे ज़्यादा सीधा होने की फोर्स नहीं लगाएगा। जैसे यहाँ पर है, मैं मुड़ा भी तो देखो ये तिरछा ही है, और मैं सीधा हो गया तो मैं प्यार से उसको सीधा कर लूँगा। ये चीज़ थी वो स्टीयरिंग की बात। अब जो हल्के फुल्के खड्डे आ रहे हैं आपके, जैसे यहाँ पर आए तो प्यार से निकल गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो रैटलिंग साउंड की आवाज़ आती है वो थोड़ी सी इस गाड़ी के अंदर है। तो मेरी गाड़ी के अंदर दिक्कत है कि भाई यहाँ पर एक नट होता है इसके अंदर, वो हर कुछ दिन में ढीला हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा मेरा डैशबोर्ड बड़ा हिलने लग जाता है, तो मुझे वो मैनुअली टाइट करना पड़ता है। हो सकता है जिन लोगों के पास ऑलरेडी होंडा अमेज हो उनका भी डैशबोर्ड बड़ा रैटलिंग साउंड करता हो, तो ये दिक्कत डैशबोर्ड में है, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है ये मैन्युफैक्चरिंग ही डिफेक्ट है। यहाँ पर ये 2 नट साइड के थोड़े ढीले हो जाते हैं, या मेरी गाड़ी में हो सकता है, ये मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या आप भी ऐसा फील कर रहे हैं। उसके अलावा गेट से रैटलिंग नॉइज़ की साउंड नहीं आई है अभी तक।
जो आती है मेन आती है वो डैशबोर्ड से, और वो भी नट इसके ढीले हो गए हैं कुछ, उसकी वजह से ये आती है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बतानी भूल गया, मैंने इस गाड़ी के शॉकर सस्पेंशन के अंदर रॉजर रैप के सस्पेंशन बफर आते हैं, वो मैंने लगवा रखे हैं, जिसकी वजह से मेरी गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी बढ़ गई है और शॉकर सस्पेंशन का जो एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी कमाल का हो गया है। तो जो झटके हैं वो गाड़ी में थोड़े से कम हो गए हैं पहले के मुकाबले। तो ये शॉकर सस्पेंशन में अगर आप अपने होंडा में इसके अंदर लगाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि मेरी गाड़ी के अंदर CNG भी लगी हुई है, तो ग्राउंड क्लियरेंस पीछे की वजह से गाड़ी जब 4 लोग बैठते हैं तो थोड़ी दब जाती है। अब 4 लोग बैठे या 3 लोग बैठे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये गाड़ी सिटी के लिए ही मैं इसको परफेक्ट बताता हूँ। ज़्यादातर अगर आपको Tier 2 या हाईवे ज़्यादा करना है तो फिर आप इसका मैनुअल ले सकते हैं, फिर CVT मत लेना आप इसका, क्योंकि CVT का जो असली एक्सपीरियंस आपको मिलेगा वो सिर्फ सिटी ट्रैफिक में मिलेगा। एवरेज की अगर मैं बात करूं तो पेट्रोल के ऊपर अगर आप इसको चलाएंगे सिटी ट्रैफिक के अंदर बम्पर टू बम्पर तो ये 9-10 का एवरेज आपको देगी, 9-10-11, 9-10-11। और अगर आप इसको थोड़े, ये जब देगी जब आप इसको बहुत ठीक तरीके से चलाएंगे, अब्यूज़ नहीं करेंगे। ट्रैफिक में आप जो अब्यूज़ करते हैं वो होता है कि आप इंस्टेंट एक्सेलरेशन दे के गाड़ी को बढ़ाते हैं, वो अब्यूज़ होता है, उसके अलावा तो कोई अब्यूज़ है नहीं। अब जब आप इसको हाईवे पे लेके जाएंगे जहाँ पर इसके कांस्टेंट स्पीड पर या बाकी चीज़ों पर जब आप 70, 60, 70, 80 पे चलाएंगे तब ये आपको 17-18 का एवरेज बड़े आराम से निकाल के दे देगी गाड़ी, कोई भी दिक्कत नहीं है। इतना एवरेज कोई भी गाड़ी, जनरल गाड़ी निकाल के देने की ताकत रखती है इस प्राइस रेंज में जो भी गाड़ियाँ आती हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी के पैडल शिफ्टर्स कैसे यूज़ करने हैं, कहाँ यूज़ करने हैं, कब यूज़ करने हैं। अभी हमारी गाड़ी ड्राइव मोड में पर है, ड्राइव पे। अगर एक बार आप प्लस का साइन दबाएंगे तो गाड़ी 7th गियर में आ गई। अब ये कितनी देर तक 7th में रहेगी, ख़त्म हो गई, वापस अब ये मैनुअल मोड ड्राइव पे आ गई है। अगर आपको इंस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ना, मतलब इस गाड़ी को ओवरटेक करना है, अगर मैं अभी यहीं पे दबाऊं तो देखो गाड़ी धीरे धीरे करेगी, लेकिन अगर मैं एक बार नेगेटिव दबा दूं तो ये देखो तुरंत कोई झटका नहीं आएगा और तुरंत गाड़ी निकल गई, ओवरटेक कर लिया, कोई भी रबर बैंड इफेक्ट ही नहीं दिखा। तो ये नेगेटिव का फ़ायदा है, मतलब जब आप गियर डाउन करके इसको करेंगे तो। वही चीज़ अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए करनी है तो आप गाड़ी को स्पोर्ट्स मोड में लगाओ। आपने गाड़ी को स्पोर्ट्स मोड में लगाया और अब जैसे ही आप किसी भी टाइम पर प्लस या माइनस दबा देंगे तो वहाँ से अब चीज़ें आपको खुद मैनेज करनी पड़ेंगी। मैनुअल 2, मैनुअल 1, ये देखो आप, ठीक है। तो ये आपके काम कब आएगा, जब आप पहाड़ों पर गाड़ी चलाओगे। अभी देखो ऑटोमेटिक स्पीड कम हुई, M4 पर थी लेकिन ये M1 पर आ गई। मैनुअल 1 पे जब आप पहाड़ों पे गाड़ी चला रहे हैं, जब आपको अप हिल करना है, या आपको बिल्कुल कंट्रोल फर्स्ट गियर में ही गाड़ी को रखना है, जब आप नहीं चाहते कि आप ज़्यादा रेस देने पर भी सेकंड गियर में जाएं, तब आप स्पोर्ट्स मोड में करके पैडल शिफ्टर्स का यूज़ कर सकते हैं। ये आपको तब काम आएगा। ओवरटेकिंग के टाइम पर एक बार नेगेटिव मारो, एक गियर डाउन करो, सीधा जाएगी बिना आपको परेशान किए, बिना रबर बैंड इफेक्ट दिखाए। तो ये है अगर यूज़ करने का तरीका। अगर आप तमीज़ से यूज़ करोगे चीज़ों को तो वो ये आपका साथ देगी उस चीज़ में, लेकिन अगर आप इसको ज़बरदस्ती, जो इसका तरीका ही नहीं है, अगर उस तरीके से खींचोगे तो फिर आप परेशान होगे इसके चलाने के तरीके से, क्योंकि ये कोई फन टू ड्राइव कार नहीं है, कभी भी मत समझना। और जितनी भी ये सस्ती गाड़ियाँ आती हैं, बजट कार आती हैं, 10-12 लाख से नीचे जो भी आती हैं, 15 लाख से नीचे जो भी आती हैं, ये परफॉर्मेंस कार नहीं है। याद रखो, परफॉर्मेंस कार BMW है, उसके अलावा परफॉर्मेंस कार में किसी को नहीं मानता। उसको वो काम करने दो, बाकी कंपनियों को सिर्फ अच्छी गाड़ी, रिलायबल गाड़ी बनाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है, जैसे कि होंडा ने इसमें किया है। उसको भी पता है कि भैया कोई से लेके तुम परफॉर्मेंस तो निकालोगे नहीं। देखो M2 में चल रहे हैं 2500 RPM, M3 में कर दिया। अब मैं बार बार तो चेंज इसको अप डाउन कर नहीं सकता, तो मैं इसको ड्राइव मोड में कर दूंगा। अब ये गाड़ी अपने आप सब कुछ संभाल लेगी, मुझे कुछ नहीं करना, अपने आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सब कुछ देख लेगी और एवरेज भी अच्छा निकालेगा। तो परफॉर्मेंस के लिए बिल्कुल भी गाड़ी नहीं है। ये गाड़ी है आपको बहुत ही प्यार से, बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से पॉइंट A से पॉइंट B ले जाने के लिए। आपको होंडा का जो ब्रांड है, जब वो आप चलोगे उसके साथ तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ भाई आप कोई अच्छे ब्रांड की, इंटरनेशनल ब्रांड की कार चला रहे हो। आपको ऐसा कोई, अब मैं आपको वो शब्द यूज़ नहीं कर सकता, आपको कुछ अजीब सा फील बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप कहीं जाएंगे तो आपको एक प्रीमियम ही आपको एक माना जाएगा कि भैया ये एक प्रीमियम आदमी है, अच्छा आदमी है, ये होंडा लेके आया है, ये होंडा के साथ ही जुड़ा हुआ है। देखो मैं इसमें गलत या कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप कभी भी देख लेना, होंडा के कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो होंडा को हेट करता हो। हर कोई होंडा से प्यार करता है और एक होंडा की गाड़ी ओन करना चाहता है। होंडा की ये खासियत है, क्योंकि बहुत पुराना ब्रांड है और एकदम
मज़ेदार इंजन बनाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बनाते हैं। ये वो असली होंडा के इंजन नहीं है जो ये छोटी गाड़ियों में आते हैं। इनके जो होंडा के असली इंजन है वो आपको सिविक में मिलेंगे, आपको अकॉर्ड में मिलेंगे। वो हैं असली होंडा के इंजन जो परफॉर्मेंस के लिए, भगाने के लिए बनाए गए हैं रिलायबिलिटी के साथ। क्योंकि होंडा की पहली शर्त यही है कि वो रिलायबल रहने के साथ ही काम करेगी, ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी जिससे रिलायबिलिटी उसकी ख़राब हो। तो इसलिए आप देखोगे कि जो भी हमारी होंडा सिटी है, हमारी ये जो अमेज़ है, हमारी बेशक जो एलिवेट है, उसके अंदर भी टर्बो नहीं आता है। इसीलिए वो टर्बो को नहीं डालते हैं, क्योंकि उनको पता है कि गाड़ी को कितना रिलायबल बनाना है, किस कस्टमर के लिए ये गाड़ी जा रही है। क्योंकि वो कस्टमर उनका रिलायबिलिटी ढूंढ रहा है, वो परफॉर्मेंस नहीं ढूंढ रहा है। तो होंडा के साथ रिलायबिलिटी आपको मिलेगी, चलाने का एक्सपीरियंस आपको अच्छा मिलेगा, आपको ये चीज़ें काफ़ी कमाल की मिलने वाली है। अब गाड़ी को आपने चलते हुए पूरा देख लिया है, अब ये गाड़ी किसके लिए है वो आप समझो। देखो, ये गाड़ी सिटी पर्पस के लिए बनाई गई है। आप इसको टियर 2 टियर 3 सिटी में मत लेके जाना, क्योंकि वहाँ पर शायद आपको होंडा की जो सर्विस सेंटर हैं वो इतनी पास में ना मिलें जो सिटी के अंदर जो उनका सपोर्ट है। पार्ट्स में दिक्कत नहीं आएगी, पार्ट्स तो आपको बाहर ओपन मार्केट में इसके मिलेंगे ही नहीं। इसके पार्ट्स आपको सर्विस सेंटर में मिलेंगे, वो आपको मिल जाएंगे। आपके घर के पास अगर होंडा का शोरूम है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, फिर आपके टियर 2 टियर 3 सिटी में भी आप वहाँ पर ले सकते हैं इसको। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप टियर 1 में नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, पुणे ऐसी जगह में हैं और आप ऐसी जगह के लिए एक सिटी के लिए गाड़ी ढूंढ रहे हैं, आपका बजट 7, 8, 9 तक का बजट है, तो आप सेकंड जनरेशन जिसमें मैं हूँ अभी, आप ये गाड़ी भी आपको मिल जाएगी, सीवीटी के अंदर मिल जाएगी। सीएनजी का ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाएगा, कंपनी ही आपको सीएनजी लगा के दे देगी। और ये गाड़ी 8 लाख रुपए तक में आपको इसका सेकंड बेस मॉडल आपको मिल जाएगा सीएनजी सीवीटी के साथ, जो कि वाकई में बहुत कमाल का हो जाएगा। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये सीवीटी सीएनजी का सिटी पर्पस के लिए। इससे बेहतरीन गाड़ी कुछ भी नहीं हो सकती है। 10 साल तक की आपको इस पर एक्सटेंडेड वारंटी भी मिल जाती है, जहां पर आपको 10 साल और 1,20,000 किलोमीटर का आपको सपोर्ट मिलता है। तो अगर आपको गाड़ी बहुत कम चलानी है, महीने की साल की 10,000 किलोमीटर चलानी है, तो आपके लिए बहुत है। आपको 10 साल के अंदर आपके 1,20,000 आराम से हो जाएंगे, उतनी आपकी गाड़ी वारंटी में भी रहेगी। गाड़ी की रीसेल वैल्यू काफ़ी अच्छी है इसकी, आप इसको मारुति के बराबर ही मान सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे बस। लेकिन इस गाड़ी की रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है, बिल्कुल भी आपको धोखा नहीं देगी। जब आप अपनी गाड़ी को बेचने जाएंगे तो भी आपको पैसा अच्छा मिलेगा, जब आप इसको गाड़ी को सेकंड हैंड में खरीदने जाएंगे तो भी आपको अच्छी कीमत में खरीदनी पड़ेगी। तो ये वो गाड़ी नहीं है कि जिसको आप बेचने जाओगे तो सस्ती बिकेगी और जब खरीदने जाओगे तो आपको महंगी मिलेगी ना। आप जब खरीदने जाओगे तो भी आपको उसी रेट में मिलेगी, मार्केट प्राइस फेयर प्राइस में, थोड़ी महंगी मारुति की तरफ। जैसे मारुति होती है 10 लाख की लो और 10 साल चलाने के बाद भी उसको 3 लाख की बेच दो, ये भी सेम इसी तरीके से है। अब आपने सेकेंड हैंड की इसकी पता कर लिया, फर्स्ट हैंड का इसका पता कर लिया, क्या इसकी कॉस्ट है वो आपको पता चल गई। अब आपके मन में अगर इस गाड़ी से रिलेटेड कोई और डाउट आ रहा हो तो वो आप कमेंट में पूछ लेना, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो कर लेना, क्योंकि मेरी वीडियो देखोगे तो गाड़ी का एक्सपर्ट बना दूंगा।